गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसको आप अगर पहले से तैयार करके नहीं गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कन्फ्यूजन पैदा आपको कर देंगे एग्जाम में। मैं उसकी चर्चा करूँगा। ये जो क्वेश्चन थे इसको हम लोग इसलिए नहीं आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि इसमें आपको 6 में 3 लिखना होता है और 6 में 3 ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसको जनरली स्टूडेंट तैयार करके जाते हैं। जैसे कि इसमें हम देख ले तो इसमें ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट तैयार कर जाते हैं। बिहार में पश्चात तकनीकी शिक्षा। इसके बाद गांधी जी का उदय भी जनरली तैयार रहता है। इसके बाद मैं और बता रहा हूँ, मौर्यकालीन विशेषता 3 ही आता है, पाल, मौर्य और आपका मधुबनी। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो संथाल और चंपारण ये पहले से पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर भी सिलेबस में है। तो इस तरह देखा जाए तो जो 3 क्वेश्चन पहले से तैयार किए जाते हैं वो ऑलरेडी आ जाता है, तो इसलिए हम लोग का ध्यान अन्य क्वेश्चन पर नहीं जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस पर देखें यहाँ पे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नया था, ठीक है, और एट ए टाइम एग्जाम में लिखना इसको मुश्किल काम था। जनरली जो यूपीएससी की तैयारी करते होंगे वो इसको इस तरह क्वेश्चन तैयार किए होंगे, पर चुनौती यहाँ पर यह भी था कि यूपीएससी में आपको 250 वर्ड में लिखना होता है। 250, 150, 250 दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, 10 वाला 150 में और 15 वाला 250 में। लेकिन इसको लिखना था 450 वर्ड में, तो चुनौती उनके लिए होता है अगर पहले तैयार नहीं था तो, क्योंकि एलोबरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर पॉइंट ना हो तो ये क्वेश्चन नया था और जनरली ये पहले से तैयार नहीं रहता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? हम लोग जब तैयार करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन तो जनरली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तैयार करते हैं। जो कुछ बिहार में घटनाएँ होती है, चाहे बिहार का क्या योगदान रहा था, चाहे वो आज़ाद दस्ता की भूमिका में हो या राजेंद्र प्रसाद, यहाँ के जो लोकल जो लीडर थे उनका संदर्भ लेकर हम यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था ये बिहार के संदर्भ में नहीं आया हुआ था, ये आया था ओवरऑल आपको राष्ट्रीय कंटेक्स्ट में आया हुआ था। यहाँ पर आप बिहार का थोड़ा सा एंगल ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो लिखना है 38 नंबर में, इसमें आपको 450 वर्ड में या 500 वर्ड में जितना भी लिखते हैं तो उसमें आपको 90% आपको लिखना है, राष्ट्रीय संदर्भ लिखना है, ठीक है। मात्र 10% ही बिहार का इसमें संदर्भ डालना था, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन से डालना था इसमें आपको। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको लिख के फिर बाद में ध्यान आया कि ये तो राष्ट्रीय तरफ पूछा हुआ, फिर इसको छोड़ दिए, स्किप कर दिए। तो ये चुनौती वाला क्वेश्चन था। इसके बाद बाकी ये सब तो क्वेश्चन पहले से एक्सपेक्टेड था, ये सब क्वेश्चन जनरली तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मेनली आपको देखा जाए तो 2 क्वेश्चन था। ये था एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उदाई कारक और ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जनरली अगर कोई स्टूडेंट सीधे इसको लिखना शुरू करेगा तो सीधे बिहार के कंटेक्स्ट में लिख देगा, बाद में पता चलेगा कि ये तो बिहार को पूछा ही नहीं है, बिहार के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन तो जनरली तैयार करके जाते हैं नायक के रूप में, एक प्रतिष्ठित नायक के रूप में गांधी जी का उदय। लेकिन फिर भी अगर कोई तैयारी करके नहीं गया तो इसको भी लिखना मुश्किल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में, सबको डिस्कस करा दूंगा कि क्या इसका आंसर होगा। इसका फॉर्मेट बता दूंगा मैं। पहले मैं सारे क्वेश्चन को बता देता हूँ जो उस तरह क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद डीआई का सेक्शन आपको लास्ट में था। इसके बाद जो करंट वाला सेक्शन था वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। करंट वाला सेक्शन में लगभग वही क्वेश्चन आए थे जो जनरली इस चर्चा में थे इस बार, जैसे कि क्वाड चर्चा में था, वो आया हुआ था। इसके बाद ये अग्निपथ स्कीम भी चर्चा में था, ये भी आया हुआ है। इसके बाद रूस यूक्रेन संदर्भ भी चर्चा में था। ये जो क्वेश्चन था एक राष्ट्रीय निर्वाचन, ये पिछले साल चर्चा में था, इस साल ये चर्चा में नहीं था, लेकिन इस साल ये दिया हुआ है। और वैसे भी एक राष्ट्रीय निर्वाचन जनरल पेपर 2 का सेक्शन माना जाता है, पेपर 1 का सेक्शन नहीं है ये। फिर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 1 में। हाँ, लेकिन जो ये क्वेश्चन था जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर दिया होगा। शुरुआत में मुझे भी ये कन्फ्यूज किया था, क्योंकि ये लिखा है कि प्रायः ये आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन कोई पढ़ेगा तो सीधे दिमाग में आएगा उसका सीबीआई, इसके बाद ईडी, यही सब सीधे दिमाग में आएगा, क्योंकि यही सब का उपयोग जनरली सत्तारूढ़ पार्टी करती है अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके संदर्भ पूछा ही नहीं है, ये संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ पूछा हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं जैसे निर्वाचन आयोग आ गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, कैग हो गया, इसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट ट्रिब्यूनल हो गया, ये सारा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें ज़्यादा आपको आयाम नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
जिन्होंने भी इसको सॉल्व किया होगा एट ए टाइम और उसमें सीबीआई ईडी का मेंशन कर दिया है तो ये उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो सॉल्व किए होंगे करंट वाला सेक्शन का, तो 90% ज़्यादा स्टूडेंट यही चारों में से कोई सॉल्व किए होंगे, या तो क्वाड, अग्निपथ, एक राष्ट्र एक निर्वाचन, नहीं तो रूस यूक्रेन। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अगर पहले सदर आप पढ़ने पर लगता है कि ये क्वेश्चन सीबीआई और ईडी से पूछा गया है, लेकिन संवैधानिक संस्था से पूछा गया। यहाँ पर बीपीएससी थोड़ा सा गेम खेल गई है। ठीक है, तो ये मेनली 3 क्वेश्चन थे जो कि इस बार के एग्ज़ाम में जो ध्यान तो नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा से अलग टाइप से आए हुए थे। और जिन्होंने इनको अटेम्प्ट लिया है टू द पॉइंट लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें संदर्भ को नहीं पकड़ा है तो उनका मतलब नंबर कट सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इसको बताता हूँ मैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको डालना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई है भूमिका में। इसके बाद बताना था कि उत्तरदायी कारक का क्या क्या थे। उसमें आपको अपना राष्ट्रवादी दृष्टिकोण डालना था और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण डालना था। तो इसमें आपको बताना था भूमिका में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, एक सेवानिवृत्त अधिकारी ए ह्यूम के सहयोग से। ठीक है, फिर बताना था कि अनायास से इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसके बैकग्राउंड पहले से तैयार था। जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ही बहुत सारे संगठन थे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसमें आपका इंडियन लीग था, इसके बाद इंडियन एसोसिएशन था, इसके बाद आपका पूना सार्वजनिक सभा था। इस सब टाइप के संगठन पहले ही बने हुए थे। उनको एक राष्ट्रीय स्तर के मंच की आवश्यकता थी, जो कि ये कांग्रेस उनको दिया और सारे लोग मिलकर एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रवादियों का अपना एक दृष्टिकोण है। इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रिटिश दृष्टिकोण से या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से। तो जनरली ये माना जाता है कि इस संगठन की स्थापना के पीछे जो ये एओह्यूम का जो कंसेप्ट था वो ये था कि इसको एक सेफ्टी वॉल के रूप में बनाया जाए, ताकि जो कुछ भी जैसे 1857 में क्रांति हुआ था, अगर पहले से अंग्रेज़ों को पता होता कि इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है तो कुछ ना कुछ उपाय करते हो। तो इसीलिए ये इतनी बड़ी संगठन को बनाया गया, क्योंकि अगर लोगों में असंतोष हो या किसी बात को लेकर नाराज़गी हो तो सीधे एक मंच के रूप में, कांग्रेस के रूप में वो ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंच जाए और उसका वो समाधान कर पाए। समाधान नहीं भी करे तो कम से कम उसको बड़े आंदोलन के रूप में ना उभरने दे। तो ये सेफ्टी वॉल को सिद्धांत माना जाता है जनरली समाजवादियों के दृष्टिकोण से। लाला लाजपत राय इसके सबसे बड़े समर्थक थे। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद बताना था कि इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों पर चर्चा की। तो बताना था कि शुरुआत में रिलेशन सही था, लेकिन धीरे धीरे जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वो मंशा समझ गए थे अंग्रेज़ों की, और उन्होंने भी धीरे धीरे आलोचना शुरू कर दी थी। शुरू में प्रार्थना पत्र के माध्यम से संविधान सुधार की बात करते थे, फिर बाद में उन्होंने इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो आर्थिक सिद्धांत का जो शोषण का जो सिद्धांत था उसको उजागर किया। इसे मेरे दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद जो प्रारंभिक स्तर पर भी इन्होंने जन जागरूकता फैलाने में काफ़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये इनका दृष्टिकोण था। कुछ में कुछ आपको नेगेटिव पक्ष भी देना है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी में सबसे बड़ी समस्या थी कि ये आम जनता की क्षमता विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो अंग्रेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय हित में है। ठीक है, तो इसीलिए इनको बहुत बड़ा जन समर्थन प्राप्त नहीं था। तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट देना है। फिर आपको अंतिम में मूल्यांकन बता देना है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो शुरुआती स्तर पर देखा जाए तो इन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में मदद की। इसके बाद ब्रिटिश शोषण का जो आर्थिक सिद्धांत था उसको उन्होंने उजागर किया, और धीरे धीरे से ही एक राजनीतिक मंच के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर फॉर्मेट था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसमें आपको बताना था कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई। तो इसमें बताना था कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो स्टार्टिंग था वो आपका आज अनायास से नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है, अब भूमिका में आपको बता देना है कि इसकी शुरुआत ग्वालियर टैंक से हुई थी, मुंबई के। और फिर आपको बताना है कि इससे क्या कारण थे। तो कारण बताना है कि क्रिस मिशन का सफलता थी, उसमें संविधान सुधार की बात की गई थी जो कि उस स्तर की नहीं थी, उसमें डोमिनेट स्टेट की बात की गई थी और हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, ये था। दूसरी बात थी कि महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। भारतीयों के बिना सहमति को उसको उसमें धकेल दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। जापानी का आक्रमण का भय था। इसके अलावा ब्रिटिश स्वयं बहुत सारे एरिया में हार चुके थे, दक्षिण पूर्व एरिया का बहुत सारे रीजन वो खुद हार चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में एक बेहतर मंच तैयार था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, तो ये बताना था कि एक कारण था। फिर बताना था इसमें कि इसका स्वरूप कैसा था और किस तरह से आगे बढ़ाइए। तो इसमें आपको बताना था कि इसका जो स्वरूप था, शुरुआत में तो सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी द्वारा आह्वान किया गया कि जो भी
सैनिक है उस अपने त्यागपत्र ना दे, पर वो अपनी निष्ठा देश के प्रति रखे, वो किसी पर गोली ना चलाए। इसको सरकारी सेवक को बोला गया कि वो अपने पद का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन अपना निष्ठा वो राष्ट्रवादियों के प्रति रखेंगे। छात्र को बोला गया कि वो चाहे तो अपना शिक्षण संस्थान को त्याग सकते हैं। तो इस तरह की बातें की गई। इसके बाद धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही आपके आम लोगों की, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, चाहे महात्मा गांधी हो। बिहार के संदर्भ में यहाँ पर आप थोड़ा सा बिहार का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे बिहार में राजेंद्र प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, इन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो सारा जो कमान था वो जनता के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसमें हिंसक गतिविधियाँ भी हुई, बहुत जो भी संचार साधन थे उनको समाप्त किया गया। इसके बाद बहुत जगह पैरेलल गवर्नमेंट बनी। इसमें बलिया का और सतारा का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ठीक है, इसे बताना था। फिर बताना था कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम बताना था कि काफ़ी क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा बिहार का कंटेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि जो सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था, वहाँ पर 7 जो शहीद हुए थे उसका संदर्भ ले सकते हैं। इसके अलावा कटिहार में जो ध्रुव कुमार था उसको भी झंडा फहराने क्रम में गोली मार दी गई थी। सिवान में फूलना प्रसाद थे। यहाँ पर थोड़ा सा आप ले सकते हैं, जो 10 परिणाम बताया बिहार संदर्भ लेना है, यहाँ पर ले सकते हैं आप। इसको तो बाकी सारा आपको राष्ट्रीय स्तर पर देना है। बताना था कि काफ़ी इसको बर्बरतापूर्वक दमन किया गया, पूरा फोर्स लगा दिया गया था दमन करने में। और देखा तत्काल रूप से तो ये आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा और अंततः 47 में अंग्रेज़ों को भाषण में जाना पड़ा। तो ये आपको पूरा इसको इस तरह से लिखना था। ठीक है, तो मेनली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको ज़्यादातर देना है सेंटर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। बाकी जो 15 से 20 पॉइंट है वो बिहार का संदर्भ लेना था इसमें। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो था यहाँ पे संवैधानिक संस्था वाला, जो कि जनरल स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन किए होंगे तो अगर उन्होंने संवैधानिक संस्था का चर्चा किया होगा तो उनका ये सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना था कि संवैधानिक संस्थाएँ क्या है। तो संवैधानिक संस्थाओं में आपको बताना था जनरली कि संवैधानिक संस्थाएँ ऐसी संस्थाएँ होती है जिनका वर्णन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है। जैसे कि निर्वाचन आयोग बताना था, अनुच्छेद 324, वित्त आयोग 280 का 1, संघ लोक सेवा आयोग 315 बताना था। फिर बताना था कि कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों से जोड़ा। ये सब सारे मूल संविधान में से वर्णन किया गया है। कई जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बाद में जोड़ा गया, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बाद जीएसटी परिषद। ठीक है, फिर बोला था कि कुछ मतलब राजनीतिक दल द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सत्तारूढ़ दल इन संस्थाओं का यूज अपने निजी स्वार्थों में करती है। मैंने बताना था इसमें आपको जिसमें ज़्यादा तक स्कोप नहीं है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग दुरुपयोग जनरली उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो फिर भी इसमें जो एग्जाम्पल आपको देना था वहाँ पर आप निर्वाचन आयोग का दे सकते हैं कि नियुक्ति में पारदर्शिता को दे सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है उसमें जो मेन रोल होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी का ही होता है। जैसे कि राष्ट्रपति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष की, लेकिन उनकी जो सिफारिश है वो दिया जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा भूमिका होता है सत्तारूढ़ पार्टी का। तो यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं से बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि विपक्ष की भूमिका हो। जैसे कि अन्य जो संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, वहाँ पर विपक्ष की भूमिका होती है उसके सिफारिश में। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है वहाँ पर जनरली जो भूमिका है वो सत्तारूढ़ पार्टी का है। फिर यह भी बताना था कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वो किसी पद पर ना जाए, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई लाभ के पद पर ना जाए। और ऐसा देखा भी गया है कि बहुत सारे ऐसे जो रहे हैं उनको बहुत बार अच्छे अच्छे पद पर भेजा भी गया है, तो ये एक समस्या है। फिर बताना था वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का दुरुपयोग इस मामले में किया जाता है कि जो सिफारिशें की जाती है केंद्र और राज्य के बीच में कर बंटवारा को लेकर, वहाँ विलम्ब काफ़ी बार विलम्ब कर दिया जाता है। तो विलम्ब की स्थिति में नुकसान हो जाता है, स्पेशली जो जो राज्य है उनको नुकसान होता है। और ये तब देखने को मिलता है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हो। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। फिर आपको बताना था कि जो अन्य जो संस्था हैं जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग या पिछड़ा आयोग, यहाँ पर तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती है। इसके अध्यक्ष के जो निर्वाचन होता है वहाँ पर तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। फिर आपको बताना था राज्यपाल की नियुक्ति में भी एक कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा समस्या है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय देखा जाए तो दुरुपयोग के समय देखा जाए तो, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, संस्था नहीं है लेकिन संवैधानिक पद जरूर है वो। तो वहाँ भी देखा जाता है कि जनरली केंद्र के एजेंट के रूप में भूमिका देखी गई है। तो ज़्यादा स्कोप तो इसमें नहीं था, यही 2-3 स्कोप था, इसी को आप लिख सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपको बताना था यहाँ पे कि जो संवैधानिक संस्था है इनका दुरुपयोग होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इनका जो शक्तियाँ होती है वो संविधान के द्वारा निर्धारित पहले से की होती है।
ठीक है। लेकिन जो अन्य संस्था हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं छोड़कर, जैसे कि सीबीआई, ईडी, इसमें ऐसा देखा गया है कि कहीं न कहीं इनका दुरुपयोग किया जाता है सदावर पार्टी द्वारा। और यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट डाल सकते हैं, जैसे सीबीआई के अंदर बोला गया था कि सरकार का तोता का इसको दर्जा दिया गया था सीबीआई को। यहाँ पर थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसका कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर संवैधानिक संस्थाओं का निरपेक्ष होना संवैधानिक स्रोत का प्राप्त शक्ति का परिणाम है, और आवश्यकता इस बात की है कि नैतिक संदर्भ में जो पारदर्शिता है उसको बरकरार रखा जाए। तो ऐसे इसको लिखना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देते रहती है। एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि थोड़ा सा लीक से हट के हो। बस हमें पता इसलिए चलता है क्योंकि हम लोग के पास इतना स्कोप रहता है, 6 में 3 लिखने होते हैं, तो हम लोग उसको प्रेफर करते हैं जो हम लोग पहले से तैयार किया होता है। लेकिन अगली बार आप जब पता 6वीं से ऑप्शनल क्वालिफाई कर दिया गया है, ऐसे पर ऐड किया गया है, तो हो सकता है कि जीएस में कुछ बदलाव हो जाए, तो बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन को अधिक वरीयता दे। तो इसके लिए भी आपको आगे तैयार रहना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।